हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेनबज़ आईएएस में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 सीरीज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 द अर्थ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसके पहले चैप्टर 1 के 2 वीडियोज हैं, लेसन 1 एंड लेसन 1A, तो प्लीज आप उनको देखिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अर्थ। ओके, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थ का ओरिजिन, उसका एवोल्यूशन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ देखिए, यूपीएससी हमको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी पढ़वाता है, तो हमें कभी कभी ये भी पढ़ना पड़ेगा। So, see, starry nights have always attracted us since the childhood. You may also have thought of these stars and have numerous questions in your mind. Questions such as how many stars are in the sky, how they come into existence, can one reach the end of the sky. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो चलिए आज इन क्वेश्चंस के थोड़े बहुत हम आंसर जरूर देंगे। तो देखिए, अर्ली थ्योरीज, अर्थ के ओरिजिन की बहुत सारी थ्योरीज पहले दी जा चुकी हैं। Let us see, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. इनमें से सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्गुमेंट was by German philosopher Immanuel Kant. मिस्टर कांत ने दिया था। मैथमेटिशियन लप्लेस revised it in 1796. इसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मिस्टर कांत ने दिया, ठीक है, पहले उसको रिवाइज किया मिस्टर लप्लेस ने, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके हिसाब से इन्होंने क्या कंसीडर किया था, हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। उन्होंने बोला कि भाई एक क्लाउड है, ठीक है, और एक सन है, ठीक है, यूथफुल सन, एकदम अपने अर्ली स्टेज में, ठीक है, formed out of a cloud of material surrounded with a youthful sun which was slowly rotating. Later in 1900, Chamberlain ने और Moulton ने considered that a wandering star had approached the sun. As a result, the cigar-shaped extension of a material was separated from the solar surface. ठीक है, किसी और ने बोला कि भाई कुछ एक वॉन्डरिंग स्टार था जो सन के पास आया और जिसकी वजह से क्या हुआ, सोलर सरफेस से एक सिगार शेप्ड जो मटेरियल था वो बाहर निकल गया। ओके, As passing star moved away, the material separated from the solar surface and continued to revolve around the sun and slowly condensed into planet. अब ये मटेरियल ऐसे ऐसे निकलता गया और धीरे धीरे वो सन के आसपास में घूमने लगा, ठीक है, सम काइंड ऑफ इसी टाइप की कुछ हाइपोथेसिस थी, ठीक है। ओके, सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस। जेम्स जीन्स ने और हैरोल्ड जेफरी ने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। ओके, सपोर्टेड दिस आर्गुमेंट At a later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. इन arguments को बोला जाता है बाइनरी थ्योरीज, ठीक है। तो बाइनरी थ्योरीज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, पूछ सकता है यूपीएससी। 1915 में ऑटो स्मिथ ऑफ इन रशिया एंड कार्ल विजास्कर इन जर्मनी somewhat revised the nebular hypothesis through though differing in detail. They considered that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as the dust. The friction and collision of particles led to the formation of a disc-shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. ठीक है, इन्होंने भी मोटा मोटी जो था कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसी को और थोड़ा मॉडिफाई किया। इन्होंने बोला कि भाई एक डिस्क शेप, देयर वाज अ डिस्क शेप क्लाउड एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। उन्होंने बोला कि भाई जो सन था इट वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, ठीक है, सन के आसपास में सोलर नेबुला था, ओके, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। तो मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस में हाइड्रोजन और हीलियम पहले थी, जिसको डस्ट भी बोला गया है पहले। उसके आपस में फ्रिक्शन से क्या हुआ, द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। इसकी वजह से प्लैनेट्स बने। लेकिन साइंटिस्ट इन द लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन यूनिवर्स रादर देन जस्ट ऑफ द अर्थ और द प्लैनेट। तो जो बाद के साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ उसके ऊपर भी डिस्कशन किया। नाउ मॉडर्न थ्योरीज की हम बात करेंगे। अभी हमने बात की अर्ली थ्योरीज की, नाउ द मॉडर्न थ्योरीज। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो देखिए द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स के ओरिजिन की सबसे फेमस या सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी अगर हम बात करेंगे तो वो है द बिग बैंग थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल
हबल के नाम से, जिसके नाम से आपको पता है हबल टेलीस्कोप भी है। इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। मिस्टर हबल ने बोला कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है वो स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है। एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गैलेक्सीज अलग अलग बाहर की तरफ जाती जाएंगी। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन। अब एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, यू कैन टेक अ बलून, ठीक है, आप एक बलून लीजिए, टेक अ बलून, ठीक है, उसको पहले आप इन्फ्लेट मत करिए, ठीक है, आपने एक बलून लिया, ओके, यहां पे आपने कुछ मार्क कर दीजिए, ठीक है। नाउ यू ट्राई टू इन्फ्लेट द बलून, अब आप बैलून को फुलाइए, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ये जो मार्क्स आपके पास पास में थे ये मार्क्स दूर दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बैलून में हवा भरेंगे तो मार्क्स फूल के बाहर की तरफ और दूर दूर चले जाएंगे। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया कि आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। नाउ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून, द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे। इसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि भी गैलेक्सी भी एक्सपैंड कर रही है। Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasingly, and thereby universe is considered to be expanding. अब ये जो देखिए इतने पास पास में थे और ये थोड़े दूर दूर में हो गए, इसी का एग्जांपल दिया गया। Okay. However, you will find beside the increase in the distance between the points on the balloon, the point themselves were expanding. बोला कि जो points on the balloon, तो point भी जो थे वो धीरे धीरे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, points भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। Not only the distance between the points, even the points themselves are expanding. The points themselves are expanding. This is not accordance with the fact. Scientists believe that through the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies. भाई गैलेक्सी के बीच में डिफरेंस, ये देखिए दो गैलेक्सी है सपोज करिए, these are two galaxies, इनके बीच में डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो गैलेक्सी एक्सपैंड नहीं हो रही है, दिस गैलेक्सी इतनी से इतनी और इतनी बड़ी नहीं होती जा रही है, गैलेक्सी उतनी है, बस दो गैलेक्सी बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ सो द बैलून एग्जांपल इज ओनली पार्शियली करेक्ट, तो इसीलिए बैलून का जो एग्जांपल है वो पार्शियली करेक्ट है। ओके, नाउ अब देखते हैं, तो देखिए सिंगुलैरिटी से देखिए एक्सपैंड होती गई, दिस इज द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी क्या कंसीडर करती है, फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या कंसीडर करती है इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले देखिए इस थ्योरी के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू दिस थ्योरी, in the beginning all the matter forming from the universe existed in one place in the form of a tiny ball, a singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density। जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट बहुत छोटा सा था, सिंगल एटम था, इसमें बहुत छोटी वॉल्यूम थी और इनफाइनाइट टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बिग बैंग में क्या हुआ, ये जो छोटा सा बॉल था, टाइनी बॉल था, ये एक्सपैंड हुआ, ये इसमें एक्सप्लोड हुआ, वायलेंटली एक्सप्लोडेड, ठीक है, इसमें एक्सप्लोजन यहां पे हुआ। Then what happened? This led to huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, इसकी वजह से गैलेक्सी बनी, ओके, या यूनिवर्स बना आप बोल सकते हैं। ओके, so as it grew, some energy was converted into matter. There was particularly rapid expansion with the fractions of a second after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within the first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. और starting bang के just 3 मिनट के अंदर में जो पहला एटम था उसका क्रिएशन हुआ, वो क्रिएट हो गया, ठीक है। Within 300,000 years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. And universe became transparent. उसके 300 years बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा and it gave rise to atomic matter. यूनिवर्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गया, ओके। The expansion of universe means increase in space between the galaxies. अब expansion of universe मतलब क्या कि भाई दो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। As alternative to this was Hoyle's concept of steady state. तो ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, आप भी हाईलाइट कर लीजिए, हॉयल्स कंसेप्ट ऑफ अ स्टेडी स्टेट। अगर एग्जाम में आता है कि भाई हॉयल ने क्या कंसेप्ट दिया था या स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इट वाज द हॉयल्स कंसेप्ट ऑफ अ स्टेडी स्टेट, ठीक है। इनके हिसाब से इट कंसिडर्ड यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। However, with the greater evidence becoming available about the expanding universe, the scientific community at present favors the argument of expanding universe. तो
हॉयल ने बोला था कि नहीं, गैलेक्सी उतनी ही है, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे हमें और एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं, इससे ये कहीं ना कहीं ये प्रूव होता जा रहा है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टार फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टार फॉर्मेशन. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर and energy was not even in the early universe. This initial density but differences gave rise to differences in the gravitational force and it caused the matter to get drawn together. तो मैटर और एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था, अनइवन था. ठीक है, इनिशियल डेंसिटी जो में जो डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से क्या हुआ, इट कॉज द मैटर इट गिव राइजेस टू डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा. ठीक है, and it caused the matter to get drawn together. These formed the basis for development of galaxies. Galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distances that are measured in thousands of light years. तो गैलेक्सी को अगर मेजर करना है तो हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं. Diameter of individual galaxies range from 80,000 to 150,000 light years. A galaxy starts from by accumulation of a hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. एक nebula के आसपास गैलेक्सी बनती चली जाती है. आपने शायद कहीं देखा भी होगा, जैसे आपने मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर आपने इंटरनेट पे देखी होगी. ठीक है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस. दीस क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स. द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो. तो जो बिग बैंग हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, और जो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं. ओके, लाइट ईयर देखिए, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम. ठीक है, लाइट ईयर आपके डिस्टेंस का मेजर है, टाइम का मेजर नहीं है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. ओके, नाउ अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. तो देखिए, फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट. तो प्लैनेट्स कैसे डेवलप हुए, लेट अस सी. द स्टार्स आर द लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला. एक नेबुला के अंदर में जो स्टार्स थे, दे वर लाइक लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस. द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. जैसे एक स्टार फॉर्म होता है. ठीक है, नाउ in the next stage देखिए क्या हुआ. नेक्स्ट स्टेज में द गैस क्लाउड starts getting condensed and matter around the core develops into small rounded objects. These small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals. अब planetesimals क्या होता है, देखिए इसको मैं हाईलाइट करता हूं, प्लीज आप इसको मार्क कर लीजिए. ठीक है, small rounded objects by the process of cohesion develop into what are called as planetesimals. ठीक है, इन्हें बोला जाता है प्लैनेटेसिमल्स. ओके, ये सेकंड स्टेज में होता है स्टार फॉर्मेशन के, प्लैनेटेसिमल सेकंड स्टेज. ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, अच्छा देखिए, लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेस द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर. प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज. तो प्लैनेटेसिमल्स क्या है, पूछ सकता है कि भाई क्या है प्लैनेटेसिमल. प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज. प्लीज मार्क करिए अपने बुक में. ठीक है, अच्छा फाइनल स्टेज में क्या होता है, फाइनल स्टेज में these large number of small planetesimals accrete to form a few larger bodies in the form of planet. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज में ये जो बड़े बड़े प्लैनेटेसिमल मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स जो होते हैं, ये एक साथ में जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है, इस तरीके से स्टार का फॉर्मेशन होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर सोलर सिस्टम. तो चलिए अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं. ओके, तो देखिए, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets. Okay, nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation some 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago. Solar system consists of the sun, 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids and comets, and huge quantity of dust grains and gases. Out of 8 planets, okay, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो 8 planet है उनमें से 3 planet, out of these 8 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are called the inner planets. इनमें से मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है. ठीक है, और जो बचे हुए हैं, ठीक है, इनर प्लैनेट क्यों बोला जाता है, as they lie between the sun and the belt of asteroids. ठीक है,
एस्टेरॉइड्स। द अदर 4 प्लैनेट, जो बचे हुए 4 प्लैनेट हैं, जो यूरेनस, नेपट्टून, जुपिटर एंड प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। ओके, अच्छा, जो पहले के 4 हैं, तो ये आप प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको प्लीज अच्छे से करिएगा। ठीक है, Alternatively, the first 4 are called terrestrial, meaning the Earth-like as they are made up of rocks and metals. और जो रेस्ट, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन चारों को टेरेस्ट्रियल भी बोला जाता है। जो बाकी प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्टून, इन्हें हमें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं, द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। ठीक है, जोवियन मतलब जुपिटर के जैसे, जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। ठीक है, Most of them are much larger than the terrestrial planet and have thick atmosphere, mostly of helium and hydrogen. तो जोवियन प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैक्सिमम क्या रहता है? मैक्सिमम आपकी हाइड्रोजन और हीलियम से वो बने हैं। ठीक है, जोवियन प्लैनेट। ठीक है, और बाकी टेरेस्ट्रियल है। ओके, तो प्लीज डू रीड दिस पैरा। ओके, इसको मार्क कर लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, all the planets were formed in the same period, sometime about 4.6 billion years ago. Till recently, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, were discovered in a recent past, may be called a dwarf planet. तो Pluto को dwarf planet भी बोला जाता है। Now, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, terrestrial planets were formed in the close vicinity of the parent star where it was too warm for gases to condense solid particles. Jovian planet जो है वो काफी दूर है। ठीक है, second, solar wind was the most intense nearer the sun, so it blew up the lots of gases and dust from the terrestrial planet. तो जो सन के पास के जो प्लैनेट थे उनमें क्या हुआ कि सोलर विंड्स इतनी ज्यादा फास्ट थी, जो गैसेस थी गैसेस सारी की सारी हवा से उड़ के बाहर चली गई सोलर विंड से। The solar winds were not at all intense to cause similar removal of gases from the Jovian planet. और Jovian planets चूंकि सन से काफी दूर थे, तो सोलर विंड का इफेक्ट उनके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ा है। Okay, the terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थोड़े छोटे होते हैं, तो उनमें इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है कि वो एस्केपिंग गैसेस को होल्ड करके रखें। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है, इसको प्लीज आप अच्छे से करिएगा। नाउ let us talk about the moon. Moon is the only natural satellite of the earth. जैसा कि हम आपको पता है, like the origin of the earth. There have been attempts to explain how the moon was formed. In 1838, Sir George Darwin suggested that initially the earth and the moon formed a single rapidly rotating body. पहले बोला कि भाई मून और अर्थ एक ही थे। The whole mass became a dumbbell shaped body and eventually it broke. ठीक है, dumbbell कैसा होता है? Something like this. ठीक है, ये था पहले एक ही जैसा था पूरा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये टूट गया और ये अलग से मून बन गया। ओके, वेरी सिंपल। ओके, नाउ इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रेजेंट डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन। तो बोला तो ये भी जाता है कि मून जो है वो पैसिफिक ओशन से निकला हुआ है। ठीक है, इट्स जस्ट अ थ्योरी। ठीक है, इट्स जस्ट अ थ्योरी। However, the present scientists do not accept the either of explanation. It is now generally believed that the formation of the moon as a satellite of the earth is an outcome of giant impact or what is described as the big splat. ठीक है, तो लेकिन of course पैसिफिक ओशन से निकला है मून, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है बिलीव करने के लिए, बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, they believe that the moon is formed of a big splat. एक बड़ा सा स्प्लैट हुआ जिससे मून बाहर छिटक के गिर गया। A body of the size of 1 to 3 times the Earth's mass collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of the Earth into the space. तो मून जो है वो अर्थ का ही पार्ट है। मास जितने साइज का एक प्लैनेट आके अर्थ में भिड़ा, जिसकी वजह से एक स्प्लैट हुआ जिससे अर्थ का कुछ पोर्शन बाहर निकल गया। ठीक है, This portion of the blasted material then continued to orbit the Earth and eventually formed into the present moon about 4.44 billion years ago. तो ये मून फॉर्मेशन का है। ठीक है, Now let us discuss about the evolution of the earth. तो देखिए evolution of earth हम देख लेते हैं। देखिए
Do you know that the planet Earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere and hydrogen and helium? This is far from present day picture of the Earth, hence there must have been some event processes which may have caused this change from rocky, barren and hot Earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. In the following section you will find out how the period between 4600 million years and the present led to the evolution of the life on the surface of the planet. तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे एक आपको बड़ा सा चार्ट देखने को मिलेगा, वो हमारे उतने काम का नहीं है. अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है. फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट्स इज नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग है. एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी. फ्रॉम सरफेस टू द डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन एंड ईच ऑफ दिस कंटेन द मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये हम बाकी चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसको किया जाएगा. ठीक है. लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे, हमारे जो क्रस्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेट अस सी. Earth was mostly in a volatile state during the primordial stage. Due to gradual increase in density, the temperature inside increased. तो जैसे जैसे डेंसिटी अर्थ की बढ़ती गई वैसे वैसे टेम्परेचर भी नीचे बढ़ता गया. इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड, जो नीचे मटेरियल था उसका क्या हुआ, द मटेरियल स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज. तो आपको पता है कि क्रस्ट, मैंटल और कोर तीनों की डेंसिटी अलग अलग है. ठीक है. इट हैज अलाउड द हेवियर मटेरियल्स लाइक आयरन to sink towards the center of the earth and the lighter ones to move toward the surface. ठीक है. आपको पता है कि अर्थ का कोर सॉलिड है. With the passage of time it cooled further and solidified and condensed into smaller size. This later developed into the outer surface in the form of a crust. During the formation of moon, due to the giant impact, the earth was further heated up. It is through this process of differentiation that the earth forming material got separated from into different layers. Starting from the surface to the central, we have layers जैसे कि crust, mantle, outer core and inner core. From the crust to the core, density of the material increases. तो जैसे जैसे आप crust से नीचे की तरफ आते आएंगे, mantle में आएंगे, फिर आप core में आएंगे, तो density क्या है, बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. We shall discuss, of course we will be discussing these in the later chapters. एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन और हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हम देख लेते हैं. प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इन चैप्टर 8. ये हम आगे पढ़ेंगे. देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर. पहला स्टेज क्या था, द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर. इन द सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ क्रिएशन. तो पुराना जो एटमॉस्फेयर था विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट इज सपोज्ड टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स. तो जो पुराना एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड की वजह से थोड़ा बहुत खत्म हो चुका था. सोलर विंड इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अर्थ के पुराने एटमॉस्फेयर जो कि हाइड्रोजन और हीलियम था उसको उड़ा दिया था. ठीक है. This happened not only in the case of Earth but also in the all terrestrial planet. तो हमने अभी हमने पहले पढ़ा कि भाई जो जोवियन प्लैनेट्स है वो गैस, वहां पे गैस का एटमॉस्फेयर ज्यादा है क्योंकि वहां तक सोलर विंड की इंटेंसिटी पहुंची नहीं थी. ठीक है. Which is supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of the solar winds. तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चली कि अर्थ का जो पुराना एटमॉस्फेयर था इट वाज लॉस्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट, सोलर विंड. सोलर विंड की वजह से अर्थ का पुराना एटमॉस्फेयर क्या हुआ, चला गया. During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained the water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of free oxygen. लेकिन अब ऐसा नहीं है. Process through which degassing का process होता है. देखिए, the process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. ठीक है. Gases जब खत्म हो जाती है, degassing. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases to the atmosphere. As the earth cooled, the water vapor release started getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in the rainwater and the temperature further decreased and causing more condensation and more rain. तो धीरे धीरे तापमान जो था, जो बढ़ा हुआ था, gradually कम होता चला गया. The rainwater falling on the surface got collected into the depressions give rise to the ocean. और जितनी ज्यादा बारिश होती जा रही थी उतना ज्यादा जो डिप्रेशन थे अर्थ में वो धीरे धीरे ओशन बन गए. इतनी ज्यादा बारिश हुई थी. The earth oceans were formed within 500 million years ago from the formation of the earth. This tells us that the oceans are as old as 4,000 million years. Sometime around 3,800 million years ago, life began to evolve. However, around 2,500 to 10,000 million before the present, the process of photosynthesis got evolved. Life was confined to the oceans for a long time.
oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually oceans were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहां पे आया था? ओशंस में आया था. 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले धीरे धीरे इतना ज्यादा ओशंस में ऑक्सीजन हो गया कि वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में भी बढ़ता चला गया. ठीक है, अब यहां पे आप एक चार्ट देख रहे हैं. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देखिए इसमें मैं आपको बोलूंगा, आप ये एक बार देख लीजिए. क्रोनोलॉजी में कभी कभी पूछा जाता है कि जस्ट अ मिनट, या ईओन क्या है, एरा क्या है, पीरियड क्या है, इपॉक क्या है. ठीक है, ये चार कभी कभी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए. सबसे पुराना है ईओन, उसके बाद एरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद इपॉक. ठीक है, इसी तरीके से आप इसको याद करेंगे. इसकी क्रोनोलॉजी प्लीज याद कर लीजिएगा. और देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपका उतना इट इज नॉट दैट वर्थ इनफ. आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, और अगर इससे अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो उतना टाइम बेनिफिट आपको, ये कॉस्ट बेनिफिट उतना है नहीं. ठीक है, तो इसको आप प्लीज छोड़ दीजिए. आगे बढ़ते हैं. ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ. So the last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. It is undoubtedly clear that initially the earth was, even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to origin of life as a kind of chemical reaction which first generated the complex organic molecules and assembled them. ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से जो अर्थ पे जो लाइफ आई थी, इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसकी वजह से लाइफ आई थी. The assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance. The record of life that exists on this planet is different period is found in the rocks in the form of fossils. तो अलग अलग टाइप के रॉक से आपको अलग अलग फॉसिल्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस पीरियड में कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती थी. The microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations older than some 3000 million years ago. तो blue जो algae है वो it is 3000 million years old. It can be assumed that the life began to evolve some 3800 million years ago. The summary of the evolution from the life from unicellular bacteria to the modern man is given on geological time scale on page 18. तो देखिए यहाँ पे जो टाइम स्केल है, जो मैंने आपको भी बताया कि आप ये वाला पढ़िएगा, ईओन, एरा, इपॉक. इसमें क्रोनोलॉजी में सबसे पुराना कौन है, कैसा क्या है. और सिंस आप ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो इसमें फिर एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. जस्ट रीड इट वंस. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट कुछ कुछ है जो आप देख सकते हैं. ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर आप इसको नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा. अगर आप इसको मत ही पढ़िए, लेट इट बी. अगर आपका मन है तो इट जस्ट रीड इट वंस. यू विल गेट टू नो कि जो भी आपने भी चैप्टर में पढ़ा है थोड़ा बहुत आप उसको रिलेट कर पाएंगे. दैट्स इट. ठीक है, लेकिन ये वाला क्रोनोलॉजी, ये जो क्रोनोलॉजी है, ईओन, एरा, पीरियड, इपॉक, ये जरूर पढ़िएगा. ठीक है, सो यस, वी आर डन विद दिस चैप्टर. और जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोलता हूं कि ये जो लास्ट में एक्सरसाइजेस है ना, इनको आप प्लीज एक बार कर लीजिएगा. ठीक है, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यू हैं, आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है. दैट्स इट. खुद से 3-4-5 एमसीक्यूज है, इसको कर लीजिए. और कोशिश करिए कि जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करिए जैसे आपको ये एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बाद मिल जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 30 वर्ड्स. तो 30 वर्ड्स क्या है? देखिए 30 वर्ड्स लाइक 3 लाइंस. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, ट्राई टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, ये मत देखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू राइट इट. जब आप धीरे धीरे ऐसे करके लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं. ठीक है, तो साथ साथ में ये भी करते रहिए, तो उसका आपके ऊपर एक अलग से एडेड प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई मुझे मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, so guys, this was it for today. We have completed the second chapter and the next video will be starting with chapter 3. so till then, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए. ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज्यादा ये उन लोगों तक पहुंच सकेगा जिनकी इनको सबसे ज्यादा जरूरत है. ठीक है, तो चलेगा. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.